अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू मैथ सीरीज बाय मोहम्मद जुल्करनैन। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस है। और इस सीरीज में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इन बहुत ही फेमस भी हैं और इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आएंगे। और मैं एक थ्योरम है रेजिस थ्योरम, और देयर आर सो मैनी थ्योरम्स एज वेल। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास रेजिस थ्योरम है। रेजिस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है? रेजिस थ्योरम ये कहता है एवरी बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एफ ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। मींस अगर मैं आसान वर्डिंग में इस्तेमाल करूँ तो हिल्बर्ट स्पेस का हर बाउंड्री लीनियर फंक्शनल को हम इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास f था। अगर इसका कोई और फंक्शन भी हो, लेट्स से मैं कहता हूँ हिल्बर्ट स्पेस का एक और फंक्शन g है, तो हम g को भी इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है। उसके बाद सेकंड वो क्या कहता है, वेयर ये जो z है डिपेंड्स किस पे कर रहा है, f पे कर रहा है, ठीक है ना। ये यूनिक है, मींस z यूनिक है। मतलब किसी और के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे अगर h रख दूँ या a b c जो भी z से जो डिफरेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड, ये जो वन है ये होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या कहते हैं, एंड हैज अ नॉर्म। उसके बाद वो कहता है जो z की नॉर्म है वो f के नॉर्म के इक्वल है। तो हमने जो यहाँ पे तीन चीज़ें इस थ्योरम में प्रूव करनी है, लेट मी राइट देयर टू प्रूव वन मोर थिंग। जब भी आपने किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो, आप पहले वो चीज़ें साइड पे लिख लें जो आपने प्रूव करनी है। इससे आपको ज़्यादा आसानी है टू प्रूव। पहला वन होल्ड, इसको मैं ए पार्ट भी कह सकता हूँ एफ ऑफ एक्स। मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि ये वाली इक्वालिटी होल्ड करिए। दूसरा बी, जी इज यूनिक, जी इज यूनिकली डिटरमाइंड, जी इज यूनिक। सी पार्ट, जी की नॉर्म, ये जो डबल मोड का निशान इसको आप कह सकते हो, इसको हम नॉर्म कहते हैं। नॉर्म मीन लेंथ। जी की नॉर्म एफ की नॉर्म के इक्वल होगी, मींस जी की मैक्सिमम लेंथ एफ की मैक्सिमम लेंथ के इक्वल होगी। ये चीज तीन चीजें हमने प्रूव करनी है, ठीक है। सो अब आप ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट हमें क्या कहता है? अच्छा ओके, अब देखें एफ हमारे पास एक फंक्शन है हिल्बर्ट स्पेस में से। अब कोई भी हम अगर फंक्शंस लें या कांस्टेंट लें तो हम क्या कहते हैं, या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। पहले तो ये हमारे पास टू में डिवाइड हो जाता है कि वो या तो इक्वल टू जीरो होगा, उसके लिए लेदर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, और अगर एफ नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए लेदर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पहली मैं कहता हूँ फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो, फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ इक्वल टू जीरो है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। कैसी दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, कब करेंगी? सो फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो, वन एंड टू होल्ड्स इफ जी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने पहला केस क्या लिया है, एफ इक्वल टू जीरो, दिस टू लाइक केस वन, ठीक है ना। एफ इक्वल टू जीरो तो हम कहते हैं वन और टू कब होल्ड करेंगी, अगर एफ इक्वल टू जीरो जब जी भी जीरो होगा। कैसे? पहले मैं सेकंड की तरफ जाता हूँ। जी हमने पहले ही कह दिया एफ इक्वल टू जीरो है इस वाले केस में, मीन्स ये इक्वल टू, हम इसको इधर रख लें इधर रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है में। अब मैं कह रहा हूँ कभी होल्ड करेंगे जब जी भी जीरो हो जाए। बात जब जी भी जीरो होगा तो ये दोनों का आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये तो होल्ड कर रही है। इसी तरफ आते हैं, एफ जीरो है, राइट, लेट आई हैव टू राइट हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक्स जी, राइट। अब ये जीरो है, अब ये मैंने जैसे लिया, अब कहते हैं हम अगर जीरो को रखते हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या इक्वालिटी होल्ड करेगी। सो अगर एक्स कोमा जीरो, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या वो बात ये है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास
ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की फॉर्म होती हैं, ठीक है, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म। इनमें से अगर कोई एक एलिमेंट भी जीरो हो जाता है तो पूरा इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना होता है। अगर आप x को जीरो से मल्टीप्लाई करें, जैसे x को जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? जीरो होता है। तो इस मीन हमारे पास ये भी जीरो है। तो अगर f जीरो वाला केस में हम देखें तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। कब? जब हमारे पास g को हम इक्वल टू जीरो लेते हैं। ओके, सो जो हमारे पास अब f इक्वल टू जीरो रख लिया है, अब हम जो नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं उसमें हम f नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे इस ए पार्ट को प्रूव करने के लिए। सो अब उस पार्ट पे चलते हैं। ओके, सो f इक्वल टू जीरो हम कर चुके हैं। अब हमने जो किया था नेक्स्ट केस लेना, अब f नॉट इक्वल टू जीरो के लिए होगा लेट f नॉट इक्वल टू जीरो। मैं सारी स्टेटमेंट मूव करती है। क्यों? हमने अपनी तीन चीज़ें जो कि हमने प्रूफ करनी, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, वो हम यहाँ पे लिख चुके हुए हैं टू प्रूव। ये हमने प्रूफ करना है, राइट। अगेन सो लेट एफ नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने जब भी किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है, जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट स्टेटमेंट लेट एफ इज इक्वल टू जीरो वाला केस, नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस, to motivate the idea of the proof। आप आइडिया तो लगाओ कि प्रूफ कहना क्या चाह रहा है। लेट अस आस्क व्हाट प्रॉपर्टीज जी मस्ट है। अभी हम ए पार्ट पे, अभी हम ये पार्ट ही कर रहे हैं। जी मस्ट है if one exists। ओके, हम कहते हैं f of x is equal to, हम कहते हैं ना z के लिए ये होल्ड करता है। हम कहते हैं, अब अपने आप से हम ये पूछते हैं कि अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो z की क्या प्रॉपर्टी है या z की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है, ये प्रेजेंटेशन होल्ड करती है। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमने देखा था जब हमने f इक्वल टू जीरो रखा था तब हमने z भी इक्वल टू जीरो रखा था। वो f इक्वल टू जीरो वाले केस में था जो कि हमने प्रीवियस किया है। इस वाले केस में पहला ये होगा कि z नॉट इक्वल टू जीरो होगा। उस वाले केस में हमने z इक्वल टू जीरो लिख लिया हुआ है, z नॉट इक्वल टू जीरो। मैं साल बाद में बोलूँगा जाहिर बात, अगर z जीरो हो जाएगा तो f भी जीरो हो जाएगा, तो वो तो यहाँ पे होगा, होना नहीं चाहिए। सेकंड बात, अगर x और z का इनर प्रोडक्ट जीरो है सो वो तब होगा, z जीरो होने के लिए नहीं होगा, वो तब होगा उन तमाम x पे ये जीरो होगा जिन पे हम जब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। अब दोबारा मैं बताता हूँ, x और z का अगर इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो जीरो है। जीरो कब होगा? तब होगा जब x वो एलिमेंट होंगे जिन पे फंक्शन अप्लाई जब करते हैं हम तो इक्वल टू जीरो होता है। अब मैं दोबारा सीधे तरफ जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको एक नल स्पेस की बात बताता हूँ। नल स्पेस हमारे पास क्या होती है? नल स्पेस में हमारे पास वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स मैं x कहता हूँ, जिस पे जब हम फंक्शन अप्लाई करें ना तो हमारे पास वैल्यू क्या है? जीरो आए। इसी तरीके से मैं कोई एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं y ले लेता हूँ, और अगर मैं y पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ और उसका आंसर हमारे पास जीरो आता है तो इस मीन्स x और y हमारे पास नल स्पेस को हम एन ऑफ एफ से बिलोंग करते डिनोट करते हैं। वो x और y नल स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको नल से ही पता चल गया। इस मीन के अब एक और बात, इसमें कि ये x भी नल स्पेस को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू नल स्पेस, राइट। ये मैं हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग का मीन्स होता है। ओके, दो प्रोडक्ट का अगर दो एलिमेंट्स का अगर इनर प्रोडक्ट जीरो हो रहा है इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है। मींस अब मैं आपको बताता हूँ इनर प्रोडक्ट की फॉर्म क्या आती है। x z, ये हमारे पास क्या था? डॉट प्रोडक्ट होता है। इट्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ z कोस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है ना? ये हमारे पास ऑल ओवर कब जीरो होता है? कोस जीरो होने पे, राइट, क्योंकि ये तो हमारे पास दो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे।
सो एक्स जी एस टी, अगर मैं थीटा की जगह 90 रखूँ, थीटा क्या आता है इन दो नंबर के दरमियान एंगल, अगर मैं कोस 90 को रखूँ ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्स और जी के दरमियान का एंगल 90 है, 90 भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इन दोनों को ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, तब ही इनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब एक्स जी और एक्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हैं ऑर्थोगोनल है, या अगर आसान वर्ड में कहते हैं उनके दरमियान का एंगल 90 है। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, नल स्पेस को, सो जी परपेंडिकुलर किसकी हो गई, एन ऑफ एफ के। उसके बाद अब यहाँ पे हमने कुछ थ्योरम हमें चाहिए जो कि हमने यहाँ पे फर्दर हम यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, और फिर हम वहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने ये तीनों थ्योरम जो कि हमारे पास यूज हो रहा है, अगर हम क्रेजी की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये 2.6.9 है, ये 3. सॉरी ये 2.6.9 है, ये 2.7.10 है। उस बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अच्छा, अब हम जिस पे हैं वो ये, अब देखें हमने अगर क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पर जाएं, if I can people I can you show you कि हमारे पास क्या था, एवरी बाउंड्री लीनियर फंक्शनल है, एफ हमारे पास क्या है, बाउंड्री लीनियर फंक्शनल है, ठीक है ना। अब बाउंड्री लीनियर फंक्शन हम कहते हैं अगर एफ हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हो या लीनियर बाउंड्री फंक्शनल हो तो हमारे पास उसकी नल स्पेस क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। नल स्पेस ये है ना, नल स्पेस क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। दूसरा, अगर वो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी नल स्पेस क्लोज भी होगी। पहला क्या था, अगर वो लीनियर ऑपरेटर है फंक्शन एफ तो उसकी नल स्पेस वेक्टर स्पेस होगी। दूसरा, अगर वो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी नल स्पेस क्लोज भी होगी। अब ये दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में बता दी गई हैं कि वो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, इसको मतलब दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। इसमें n of f that I have right there, n of f is a vector space। ये क्रेजी की बुक में हमारे पास 2.6/9 है, ये हमारे पास 2.7/10 है, ठीक है। इज अ वेक्टर स्पेस बाय 2.6/9 एंड क्लोज है, नल स्पेस क्लोज है बाय 2.7/10 दिस वन। और अभी हमने देखा एफ हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 भी है। एंड हमें तीन बातें यहाँ पे पता चली, एक तो नल स्पेस वेक्टर स्पेस है इस थ्योरम के थ्रू, उसके बाद नल स्पेस हमारे पास क्लोज भी है इस वाले थ्योरम के थ्रू, और एफ नॉट इक्वल टू 0 वो तो हमने पहले ही लेट कर लिया हुआ था। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है इट्स इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज का निशान है, या आप इसकी जगह बल्कि आप यही लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, इम्प्लाइज दैट and part of f not equal to 0। अब and part of f not equal to 0 ये कैसे इसके थ्रू आया। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगेगी, अगर y क्लोज सबस्पेस ऑफ H का तो H हिल्बर्ट H मतलब हिल्बर्ट स्पेस किससे मिलके बनती है, y और z से। लेट आई हैव टू राइट हियर, हिल्बर्ट स्पेस किससे मिलके बनती है, y और z से। और y ये इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस y पार्ट। इसका मतलब जो दो एलिमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनके एडिशन से या डायरेक्ट सम से मिलकर हमारे पास एक स्पेस बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z और n ऑफ f ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनसे मिलकर हमारे पास क्या बनेगी, हिल्बर्ट स्पेस बनेगी। h इज इक्वल टू z प्लस n ऑफ f। अब एक और चीज, जब भी कोई चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेट आई हैव टू राइट इट,
एक्स परपेंडिकुलर है टू वाई के, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एक्स पर्प है प्लस वाई के, ठीक है ना। इसका मतलब हाँ एक्स पर्प में कह सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों, ये पर्प मतलब परपेंडिकुलर का निशान है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका इनर प्रोडक्ट लगाया है राइट हियर 0 होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब जी या इसको ना अगर मैं सॉरी आई हैव मिस्टेकन हियर कि अगर x परपेंडिकुलर है y के, लेट मी जस्ट दोबारा मुझे करने दें, तो इसका मतलब x क्या होगा, y पर्प होगा। y पर्प मतलब x किसके परपेंडिकुलर था, y के, तो y परपेंडिकुलर हो गया और ये y एज इट इज आ गया, राइट। इसी तरीके से z किसके परपेंडिकुलर है, नल स्पेस के, तो z की जगह हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ z परपेंडिकुलर किसके है, नल स्पेस के, तो हम z को लिख सकते हैं n ऑफ f पर्प, और ये n ऑफ f एज इट इज आ गया, लिख सकते हैं ना हम। क्यों, n ऑफ f ये जब भी हमने किसी चीज से नोट करना है कि किस जिस चीज के परपेंडिकुलर होगा, हमने पहले वो लिखनी है और फिर उसके ऊपर पर्प का निशान डालना। पर्प मीन मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पर्प को हम परपेंडिकुलर का निशान हमारे पास ये होता है, आप उसको उल्टा टी भी कह सकते हैं, पर्प, PRP पर्प, ये परपेंडिकुलर से बना है। ऑर्थोगोनल कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसको डिनोट करने के होता है n ऑफ f पर्प। मीन अगर मैंने इसको लिखना हो ना, इस वाली टर्म की तरफ मैं जाऊं और मैंने कहना है n ऑफ f पर्प है या परपेंडिकुलर है z के, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, n ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ z पर्प। मतलब ये जिसके परपेंडिकुलर होगा ना, पहले तो हमने वो एलिमेंट लिखना है और उसके ऊपर पर्प का निशान डाल देना। इसी तरीके से ये z किसके परपेंडिकुलर था, n ऑफ f के, तो z परपेंडिकुलर n ऑफ f लिख के यहाँ पे और उसके ऊपर हमने पर्प डाल दिया। इसका मतलब ये हमारे पास बराबर है n ऑफ f पर्प के यस प्लस n ऑफ f के। अब हमने कहा है कि f नॉट इक्वल टू 0 है, f नॉट इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, तो मैंने अभी बताया था, नल स्पेस जिस पे हमारे पास जब फंक्शन अप्लाई करें तो इक्वल टू 0 नल स्पेस होता है, और हिल्बर्ट स्पेस में नल स्पेस हमेशा आती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, h माइनस n ऑफ f इज इक्वल टू n पर्प ऑफ f। देखें n ऑफ f क्या है, नल स्पेस है, राइट। और हमने कहा है कि हिल्बर्ट स्पेस में अब हमने डिलीट किया f नॉट इक्वल टू 0 है, कि f इक्वल टू 0 के लिए एलिमेंट्स हैं और ये f नॉट इक्वल टू 0 के लिए एलिमेंट्स ये बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये मैं बताता हूँ, ये f नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमने किया हुआ है और ये f इक्वल टू 0 के लिए, इट्स मीन ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, दिस शुडंट बी इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये बराबर नहीं, इनकी सब्ट्रैक्शन भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास n पर्प ऑफ f है वो इसके बराबर था, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब n पर्प ऑफ f भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से ओके। सो अभी तो हमारे पास काम बहुत मजे का है, यहाँ से हमारे पास मेजरली थ्योरी ही थी, आगे तो हमें सोल्व ही करना है। सो अब उस पॉइंट की तरफ चलते हैं और फिर लेट मी रेज इट और उसके बाद मिलते हैं। ओके, सो मैंने सारे को रिमूव कर चुका हूँ। हमारे पास रिजल्ट क्या निकला था, n पर्प ऑफ f है जो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसमें से कोई एक एलिमेंट, ये पूरी एक स्पेस होती है, इसमें से हम कोई एक एलिमेंट g नॉट ले लेते हैं, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको मिसाल देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेस लेता हूँ x, उसके अंदर कहता हूँ 0, मतलब 0 नहीं है, मीन्स 2 4 6 कोई भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हुए वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स वाई ये पूरा एक स्पेस, इसमें तो मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात है, अगर मैं इसमें 6 लेता हूँ वो भी नॉट इक्वल टू 0 है जब पूरी स्पेस। इसका मतलब जब ये पूरी स्पेस नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें से मैं कोई एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लेट्स जी नॉट, वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं खुद से एक सेट लेट कर लेता हूँ, let me just write it here, we set, अब हम क्या एक
इक्वालिटी ले लेते हैं v, हम कहते हैं हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जी नोट, हमने कुछ तरह की है माइनस एफ ऑफ जी नोट एक्स, राइट। सो ये वही वाला केस है, एफ ऑफ एल्फा बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा एल्फा, ठीक है ना, ये है। अब मैं दोनों साइड पे क्या करता हूँ, फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई एफ ऑन बोथ साइड। मैंने क्या किया, दोनों साइड पे फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू, अब इस एक्स के ऊपर तो पहले फंक्शन अप्लाई है, उसके ऊपर दोबारा तो नहीं ना होगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज हमारे पास जी नोट के ऊपर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जी नोट एज इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर पहले ही फंक्शन लगा हुआ, और यहाँ पे एक्स के ऊपर आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब एक और चीज, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी नोट एफ ऑफ जी नोट एफ ऑफ एक्स इक्वल है ना, इसको मैं ऐसे भी कह रहा हूँ, आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी नोट, एलिमेंट्स को आगे पीछे ये दोनों आप देख सकते हैं सेम है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, इक्वल टू किसके हो देंगे, जीरो, इट्स मीन्स एफ ऑफ बी इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको बताया था जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करो वो इक्वल टू जीरो हो तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, नल स्पेस को करता है। इसका मतलब वी बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ को, एन ऑफ एफ क्या था, नल स्पेस थी, राइट। ओके, सो अब एक और चीज, अगर मैं इसको थोड़े से आसान वर्डिंग में जाऊं तो वी, so 0 is equal to v और जी नोट, कैसे, अब मैं बताता हूँ क्यों, जी नोट परपेंडिकुलर है एन ऑफ एफ में से, अभी तक मैंने बताया था ना पहले, इससे पहले कि एन पार्ट ऑफ एफ परपेंडिकुलर है एन ऑफ एफ के, पीछे हमने डिस्कस किया था इसको रेस करने से पहले। तो अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूँ वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, एन पार्ट ऑफ एफ में से हमने क्या लिया था, सी नोट लिया था जो कि नॉट इक्वल टू जीरो था, तो इसका मतलब अगर इसमें कोई से एलिमेंट लेते हैं तो वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा एन ऑफ एफ, इसका मतलब उनका भी इनर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा, ठीक है ना। और अब एन ऑफ एफ में से एक एलिमेंट क्या भी हमने प्रूव किया कि वी किसको बिलोंग करा है, एन ऑफ एफ में से कह रहा है, राइट। कैसे मैंने पता किया कि मैंने देखा फंक्शन ऑफ वी हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो, तो जब किसी भी एलिमेंट का फंक्शन करें और वो जीरो आए तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस को, तो जी नॉट इंटू सॉरी कॉमा सेकेंड एलिमेंट, अब नल स्पेस में से एलिमेंट कौन सा है, वी, जी नॉट ऑफ वी इक्वल टू जीरो। अब आपको पता चल गया होगा ये हमारे पास कैसे है। अब यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स ये वाली वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ एक्स जी नॉट माइनस एफ ऑफ जी नॉट एक्स, ये मैंने एफ वी की वैल्यू लिखी और जी नॉट ऐसे ही आ जाएगा। अब एक और चीज, इनर प्रोडक्ट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो ये, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, लेट आई हैव राइट इट x1 -2, उसमें फर्स्ट एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन आ रही तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, इस पूरे इनर प्रोडक्ट को पहले x1 के साथ y लगेगा, दरम्यान में साइनस माइनस का साइन है, माइनस आ गया, उसके बाद ये y इसके x2 के साथ लगेगा, राइट। इसी तरीके से इस पहले इसके साथ जी नोट लगेगा, एफ ऑफ एक्स जी नोट इंटू जी नोट, दरम्यान में माइनस का साइन है, अब इस वाले एलिमेंट के साथ जी नोट लगेगा, एफ ऑफ जी नोट इंटू एक्स और जी नोट, ठीक, और ये इक्वल टू किसके है, जीरो। अब हम एक और इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, मैं ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ, स्लैश लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, कि हमारे पास वो ये है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है अल्फा एक्स इनर प्रोडक्ट वाई और अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, तो अल्फा को हम बाहर निकाल सकते हैं, लाइक दिस वन, ये पहला अगर वो फर्स्ट एलिमेंट में, अगर सेकंड एलिमेंट में है जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स और अल्फा वाई, तो जब उस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास अल्फा बार आ जाएगा, अल्फा बार मीन कॉन्जुगेट एक्स और वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन किसी भी चीज पे अप्लाई करें वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसका मतलब हम इसमें से एफ ऑफ एक्स को बाहर लेके जा सकते हैं,
इस वाली प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट में एफ ऑफ एक्स जी नॉट माइनस, इसमें से एफ ऑफ जी नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स और जी नॉट, राइट। अब एक और इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आई हैव टू राइट देयर आपको इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पहले आनी चाहिए। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हमारे पास, क्योंकि दो इनर प्रोडक्ट के दो एलिमेंट सेम होना, जैसे ये, उसको हम मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मोड का स्क्वायर। अब हमने कहा है कि जी नॉट किसके इक्वल था, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब उसका स्क्वायर भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो नहीं है और उसका स्क्वायर जीरो है, वो होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर जी नॉट जीरो नहीं है, ये जी नॉट है, तो उसका स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इसको मैं अगर सामने लिखूँगा एफ ऑफ एक्स जी नॉट माइनस, सॉरी इज इक्वल टू, इधर ले गया हूँ मैं, इधर आके एफ ऑफ जी नॉट और एक्स और जी नॉट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको इधर जाके डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं जी नॉट था, इसको मैं इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट एक्स जी नॉट इंटू जी नॉट। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो कि हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हम इसको, अब एक और चीज वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस सारे को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी नॉट इंटू जी नॉट सेकेंड टर्म, और ये एक्स और जी नॉट हमारे पास एक अलग टर्म है, प्रोडक्ट में है ना, हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ए बी को हम ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये है, इस पूरी एक टर्म को मैं अलग कह देता हूँ, इसको मैं एक प्रोडक्ट को अलग कह देता हूँ। अब मैं फर्दर इसको मैं रिलेस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इतना ही लिखा देता हूँ और फिर हमारा ये प्रूफ होने वाला है। सो अब करते हैं, ओके। सो मैंने इसको रेस कर लिया मैंने, ठीक है। सो अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हमने क्या किया था, एफ ऑफ जी नॉट और एक्स ऑफ जी नॉट वैल्यू आई हमारे पास, राइट। अब एक और चीज, इस प्रॉपर्टी के तहत इसको मैं लिख सकता हूँ दिस पॉइंट, राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको एक्स जी लिख सकता हूँ। हम आप लोग कंफ्यूज हो गए कैसे है, इसको मैं बताता हूँ। अब इसको जब मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, ये कांस्टेंट एलिमेंट है, राइट। जी नॉट की नॉट प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट होगा, फंक्शन लग रहा है ऊपर, ये भी कांस्टेंट, पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा था। इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे, अभी जैसे फंक्शन को बाहर निकाल सकते हैं, राइट, तो अब उसको दोबारा अंदर भी लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, लेट इट बी बाहर, ये जैसे अल्फा हो, मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, अल्फा ऑफ एक्स वाई हो, ठीक है ना, तो वो अंदर जाके अल्फा हो जाएगा, अल्फा ऑफ एक्स वाई हो। अगर लेट्स मैं कहता हूँ हमारे पास एक फंक्शन है अल्फा बार ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा ना, अगर उल्टा मैंने किया होगा तो उसको, अगर मैं इसको उल्टे तरीके से करूँ, जैसे हमारे पास एक्स ऑफ अल्फा बार में कहा था, सेकंड एलिमेंट से जब कांस्टेंट बाहर आएगा उसके ऊपर बार आ जाएगी, तो जब दोबारा जाएगा उसके अंदर। अब अगर मैं सिंपल बात में करूँ, एक और प्रॉपर्टीज लेट आई हैव टू राइट इट, अगर मेरे पास एक अल्फा बार है, बार में कॉन्जुगेट, जब मैं उसके ऊपर दोबारा लगाऊंगा, ठीक, तो वो हमारे पास अल्फा के ही इक्वल आएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब ये मैं अंदर लेकर मैं सेकंड वाले पे लेके जा रहा हूँ, एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी नॉट का और जी नॉट का आपस में इनर प्रोडक्ट, और ये वाली जी नॉट की टर्म एज इट इज, मैं तो बात से कंफ्यूज कर देता हूँ, ये एक्स एज इट इज आ गया। इस टर्म को मैं फर्स्ट वाले के साथ नहीं लेके जा रहा, इस वाले टर्म को मैं सेकंड वाले के साथ लेके जा रहा हूँ, जी नॉट और उसके ऊपर बार आ जाएगी। अब आप कह रहे होंगे ये क्या हिसाब है कि बार कैसे आई, अब बार ऐसे आई, लेट आई हैव टू राइट हियर, ये इंक्लूड है, ये मैं हैशटैग की फॉर्म में लिख रहा हूँ।
वो ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रोडक्ट एक्स ऑफ अल्फा बार अगर हम ले लें, यहाँ पे हमने अल्फा बार लिया था, अल्फा बार अगर हम ले लें तो जब वो बाहर आएगा उसके ऊपर एक और बार लग जाएगी, ठीक है, और एक्स वाई, तो अल्फा बार इंटू बार क्या हो जाएगा, वो अल्फा ही हो जाएगा एक्स वाई। यही सेम केस हुआ है कि हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास कोई बार नहीं थी, ठीक है ना, इसमें जैसे यहाँ पे है तो जब वो अंदर जाएगा वो उसके ऊपर सेकंड वाले टर्म के ऊपर बार आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आई है, राइट। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। अब देखें, दैट आई हैव टू रिमूव इट अगेन। ये सारे जितना भी ये वाला हिस्सा है ये सारा जी नोट का है, राइट। ये भी जी नोट है, ये भी जी नोट है, इन सारों को सिंपलीफाई कैलकुलेट करें, वो भी कोई एक सी में ही वैल्यू होगी। लेट आई हैव टू राइट दिस सेकंड पार्ट को मैं डिनोट कर देता हूँ, जो भी आंसर आएगा वो जी होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी। तो हमने यही नहीं प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना हमारे पास ये कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स और जी की इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। और इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कुछ बच्चे हो जाते हैं। बी और सी पार्ट बहुत मजे का और वो छोटे भी हैं, सो आप उन पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके, सो ए पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं, अब पार्ट है बी पार्ट की। हम कहते हैं जो इस फॉर्म में जी है वो यूनिक है। यूनिक मतलब सिर्फ उस जी के लिए ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर कोई मैं उसके अलावा Z2 ले लेता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। मैं कॉन्ट्राडिक्शन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, हम कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व करें। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होती है जैसे मैं कहूँगा ना कि फॉर एग्जांपल हम कहते होते हैं कि ये सब इसी चीज़ के लिए ही ये चीज़ सही है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये किसी और के लिए भी सही हो सकती है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। वो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मैं इसको जी1 कह लेता हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि हम यहाँ पे एक और एलिमेंट भी ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी1, ठीक है ना। मैं कहता हूँ नहीं, इसके लिए एक और एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका हम एक्स से साइन पर डाल लें, वो भी एफ ऑफ एक्स इक्वल है, लेट इट बी जी2। वो मैं जी2 लेता हूँ, ये हमारे पास पहले ही था, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि नहीं जी1 के अलावा एक और एलिमेंट जी2 भी एग्जिस्ट करे जिसका इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एक्स जी2 के इक्वल लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें अगर ये दोनों एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एक्स ऑफ जी1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ जी2। अब जब ये इधर आएगा एक्स जी1 माइनस एक्स जी2, अगर मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि हमारे पास अगर एलिमेंट हो x1 माइनस x2 इंटू, जैसे मैंने y कहा था यहाँ पे, तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं x1 y राइट माइनस x2 इंटू वाई इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब जब ये वाला सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेम हो तो हम उनको जैसे यहाँ पे उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं और इन दोनों को फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोबारा से वापस। अब ये क्या होगा, x दोनों में सेम है, एक्स एस आ जाएगा, और जैसे मैंने इसमें किया था z1 माइनस z2 आ जाएगा। ओके, अब x आर्बिट्रेरी है, x कुछ भी ले सकते हैं, s भी हिल्बर्ट स्पेस में से है, g भी हिल्बर्ट स्पेस में से है। सो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे x हमारे पास z1 माइनस z2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ z1 माइनस z2, z1 माइनस z2। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने क्लियर भी किया था कि जब भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट में दोनों टर्म्स सेम हो तो उसका वो हमारे पास हो जाते हैं उस टर्म के मोड के नॉर्म के स्केल के इक्वल। अब ये दोनों हम इक्वल टू हमारे पास जीरो है, क्यों, जब ये इधर आया था हमारे पास जीरो इस साइड पर हो गया था। अब दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब इनकी नॉर्म की स्केल के इक्वल होगा। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बचा z1 माइनस z2, स्क्वायर रूट लिया ना तो z1 माइनस z2 बच गया, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गया। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ z2 को, z1 इज इक्वल टू z2 प्रूव्ड। इसका मतलब जो हमने z2 लिया है ना वो भी z1 ही था, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन में इसका मतलब सिर्फ z1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए z कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसको z की था, मैंने z1 लेट कर लिया, अब z भी यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है ना। इसका मतलब z के लिए ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसके अलावा किसी के लिए। जो हमने z2 लिया वो भी हमने कहा कि z1 के ही इक्वल आ रहा है, वो z1 ही है। तो हम इसका मतलब प्रूफ हो गया कि इसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो
ए पार्ट प्रूफ हो चुका है, बी पार्ट जो कि हमने प्रूफ करना था जी यूनिक है प्रूफ हो चुका। अब हमारे पास सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट क्या था कि हमने कहना है कि जो एफ की नॉर्म है वो जी के नॉर्म के इक्वल है। अब हमने इसमें स्टार्ट में ही क्वेश्चन, इस थ्योरम के स्टार्ट में हमने कहा था, जब हमने कहा था लेट एफ इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये तब कब होल्ड करेगी जब जी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। होल्ड इफ जी इज इक्वल टू 0, वो वाला केस तो हमने पहले ले लिया था कि उसके लिए तो ये होल्ड करती है। सारी बात जब दोनों 0 होंगे तो दोनों की नॉर्म भी 0 होगी तो वो तो इक्वल हो जाएंगे। वो वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसमें कौन सा केस लेना है, वो केस हमने लेना है कि एफ हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। एफ नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पर भी हमने एफ और जी दोनों के लिए केस पहले ही होल्ड कर दिया है कि हाँ उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हमने एफ नॉट इक्वल टू 0 और जी नॉट इक्वल टू 0 के लिए देखना है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं करती। अब एक और चीज़ आपको पता ही होगा कि जब भी हमारे पास लेट्स मैं कहता हूँ x लेस देन इक्वल टू वाई और x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई भी है, तो हमारे पास क्या अप्लाई करता है, ये क्या प्रूव करता है कि x और y इक्वल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूँ कि f हमारे पास ग्रेटर देन है c के नॉर्म के, और अगर f लेस देन b है z की नॉर्म के, तो इट्स मीन f और z की नॉर्म हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी, लाइक दिस। इसका मतलब f और z की नॉर्म इक्वल होगी। इसका मतलब हमने ये दो इक्वालिटीज शो करनी है इसमें, और ये बहुत मजेदार है और ये इतना कोई ज़्यादा है भी नहीं। ओके सो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि हम f ऑफ x को लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, अगर हम इनको लहदा कर लें, नॉर्म ऑफ f इंटू नॉर्म ऑफ x के, राइट। अब हम जनरली हम कहते होते हैं ना कि f ऑफ x को हम f भी लिख सकते हैं। ये वही वाला केस है कि मैं f की जगह में कह रहा हूँ f ऑफ x है, ठीक है ना। f ऑफ x ही मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने f लिखा हुआ था, सिंपल करने के लिए। f ऑफ x हम इनको अलग-अलग इस इक्वालिटी में लिख सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास f ऑफ x क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स जी, ठीक है ना। ये मैं हैश टैग में लिख रहा हूँ, ये वाला हैश टैग, ये अपने लिखना, ये वाला अपने लिखना, ठीक है ना। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू जी रख लूँ, x इज इक्वल टू क्या रख लूँ, जी, यहाँ पे भी जी आ जाएगा, यहाँ पे भी जी आ जाएगा। f ऑफ जी इज इक्वल टू जी और जी का इनर प्रोडक्ट, जो कि किसके इक्वल होता है, दोनों एलिमेंट सेम है, इनके नॉर्म के स्क्वायर के, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेटर आई हैव टू राइट इट हियर कि जी नॉर्म का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू है जी और जी के, राइट, जो कि राइट, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, एफ ऑफ जी के। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के तहत हम लगा सकते हैं कि हमारे पास लेस देन होगा नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ जी के, राइट। अगर ये तीनों इक्वल है और ये इनसे लेस है, इसका मतलब जी नॉर्म का स्क्वायर भी इससे लेस होगा। अब यहाँ पे चीज प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे जी का नॉर्म को डिवाइड कर दें, डिवाइड जी नॉर्म ऑन बोथ साइड, मैं लिख ही लेता हूँ, पहले मैं सीधा लिख करने लगा था, जी की नॉर्म, जी की नॉर्म, जी की नॉर्म, ठीक है। कैंसल आउट, इसके स्केल से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, जी नॉर्म हमारे पास किसके लेस देन इक्वल टू है, एफ की नॉर्म के। पहली टर्म तो हम प्रूव कर चुके हुए हैं, ये वाली कह सकते हैं आप लोग। इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे जी की नॉर्म लेस देन, तो मतलब ये देखें ना, जी की नॉर्म लेस देन इक्वल टू वो इसकी एफ की नॉर्म के, राइट। वही चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही, जी की नॉर्म लेस देन इक्वल टू एफ की नॉर्म के। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जी की नॉर्म ग्रेटर देन है और इक्वल टू है एफ की नॉर्म के। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और प्रूफ है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, जिसको हम कोशी-स्चुअर्स इनइक्वालिटी कहते हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसका प्रूफ भी है, इसलिए उसको थ्योरम मैंने कहा है। सो उसको यूज़ करते हम सेकंड प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, तो उसकी तरफ आते हैं। ओके ये हमने प्रूफ कर दिया कि जी की नॉर्म हमारे पास लेस देन इक्वल टू एफ की नॉर्म के, राइट। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जी की नॉर्म
ग्रेटर देन इक्वल टू एफ की नॉर्म के है। अगर ये दोनों ही हो जाएंगी प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दी है। अब हमने कोशी इनइक्वालिटी की तरफ मैं मूव करता हूँ। कोशी इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है, अगर दो इनर प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स का हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं लेट्स से एक्स और वाई, और अगर उन पे मैं नॉर्म लगा दूं तो वो लेस देन किसके होंगे, लेस देन इक्वल टू किसके होंगे, एक्स की नॉर्म के और वाई की नॉर्म के मल्टीप्लिकेशन में। मतलब एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट और उस पर जब नॉर्म लगाएंगे वो लेस देन इक्वल टू किसके होगी, एक्स की नॉर्म और मल्टीप्लिकेशन इनटू वाई की नॉर्म के। ठीक है ना। अब हमारे पास अब हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था। एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स और जी। मैं दोनों साइड पे नॉर्म लगा देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स और जी के नॉर्म के, राइट। अब इस ओके सो इस इक्वालिटी के तहत अगर हमारे पास किसी भी सॉरी नॉर्म लगाना था मैंने, ये चीज अगर मॉडल लगाना था मैंने, अगर हमारे पास इसको एफ ऑफ एक्स एक्स जी के इक्वल था, मैंने दोनों साइड पे एक मॉडल लगाया या नॉर्म लगाया, वो हमारे पास इस प्रॉपर्टी के तहत ये हमारे पास लिख सकते हैं इसको लेस देन इक्वल टू होगा एक्स की नॉर्म इनटू जी की नॉर्म के। ठीक, और उसके अलावा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वल टू नो सॉरी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास सिंगल है एक्स की नॉर्म के और जी की नॉर्म के। जाहिर बात है जब ये दोनों इक्वल है, अगर ये इससे लेस है तो ये वाली एलिमेंट भी इससे लेस होगा। अब अगर ये हमारे पास क्या इंप्लाई करता है, अगर हम x की नॉर्म को इक्वल टू 1 रखते हैं, x की नॉर्म को इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास s, इसके ऊपर जारी बात है मोड लग रहा है। ठीक है, लाइक दिस वन, मैं ले लेता हूँ f, इसको मैं अलग भी लिख सकता हूँ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। f ऑफ x जो भी हमने इससे पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी कि हम इसको लेस देन इक्वल टू रख सकते हैं f की नॉर्म के इंटू x की नॉर्म के, और ये वाली टर्म हमारे पास किससे लेस देन, इससे लेस देन इक्वल टू x की नॉर्म और z की नॉर्म के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको पहले प्रीवियस बताई है। अच्छा, अगर हम x की नॉर्म को इक्वल टू 1 रखते हैं, x की नॉर्म को अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास ये इनका काम है। अगर हम f की नॉर्म को इक्वल टू मान लेते हैं, मैं कह सकता हूँ नॉर्म ऑफ f हमारे पास इक्वल टू है सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नॉर्म ऑफ f हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू c हो गया। ठीक है ना। अब इससे हमारे पास क्या, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, z तो नॉर्म ग्रेटर देन है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता ना, z की नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ f। प्रूफ हो गया क्या, एक ये हमने प्रूफ कर लिया, हमने पहले किया था, मैंने आपको पहले बताया था अगर z की नॉर्म लेस देन इक्वल टू f है और अगर z की नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू f भी है, इसका मतलब ये दोनों इनइक्वालिटी होल्ड कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इट्स मीन व्हाट वी कंक्लूड कि z की नॉर्म इक्वल टू है f की नॉर्म, या आप कह सकते हैं f की नॉर्म इक्वल है z की नॉर्म के। सो या दैट्स अ थिंग, सी पार्ट भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है। सबसे लेंथी थ्योरम था इन इनइक्वालिटी, जो मैंने थ्योरम्स अपलोड करने में सबसे लेंथी थ्योरम हमारे पास यही था, जिसके सी पार्ट में 3 पार्ट्स बन रहे थे। तो आई होप आपको इनको सबकी समझ आ चुकी होगी। मे बी ये लेंथी हो चुका हुआ है, बट मेरा काम यही है कि मैं आपको आकर डिटेल में समझाऊं, बजाय कि मैं डायरेक्ट स्टेप करूँ आप भी कंफ्यूज हो जाएं। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी, और तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।